Hello friends, in the second part of the Indian economy and banking current affairs, we are going to start from the April, May and June month will be covered in this section. I hope the first section have benefited you very much. आपने बहुत कुछ उससे पाया होगा। मेरा ये एफर्ट है कि आपको इस सेक्शन से भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। First fact is, what is helicopter money being suggested by world experts? With the increasing economic crisis, helicopter money is a solution being suggested by economic specialists all over the world. Helicopter money was the term framed by an American economist, Milton Friedman. Helicopter money is the monetary policy tool used for quantitative easing. It aims to dump money into a struggling economy. Helicopter money in simple terms is extension of non-repayable money towards state and central government from central bank. The policy intends to make more money available for the people to nudge them to spend more. हम आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें। देखिए, हेलीकॉप्टर मनी वही होता है, जैसे सरकार ने क्या किया है कोविड-19 के दौरान, जब आपको आर्थिक सहायता जो दे रही है, हर महीने जो लोगों को अनाज के अलावा जो कैश ट्रांसफर हो रहा है पर व्यक्ति 2000 रुपीज 1000 रुपीज पर मंथ, वही हेलीकॉप्टर मनी है। और हेलीकॉप्टर मनी ये भी है कि अगर सरकार इसी कोविड को ध्यान में रख करके, जैसा इंडिया में स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि अगर सरकार को आरबीआई से कर्ज ले करके और स्टेट्स को देना चाहिए, ये डिमांड वास्तव में सबसे पहले जो किया था वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहले सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी स्टेट्स को हेलीकॉप्टर मनी मुहैया कराना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि कभी जब कोई विशेष आपदा आ जाती है, जब सरकार कोई विशेष आपदा के समय किसी स्टेट के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करती है, तो वो हेलीकॉप्टर मनी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो उसको वापस तो करना नहीं है, वो एक तरह से आपको आर्थिक सहायता है जो मुहैया कराई जा रही है। तो हेलीकॉप्टर मनी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में मनी को डंप किया जाए, जिससे इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़े और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ जाए। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी की डिमांड इस समय की जा रही है, क्योंकि जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट्स ऑफ भारतीय राज्यों की, वो है जीएसटी। तो जीएसटी का कलेक्शन हो नहीं रहा है। कोविड-19 के दौरान बड़ी सारा लॉकडाउन हो गया, सेल्स हो नहीं रही है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो जीएसटी का कलेक्शन काफी कम हो गया। तो जो रेवेन्यू सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स था वो घट गया। तो सरकार ने कहा कि आप आरबीआई से कर्ज ले लीजिए। अब आरबीआई से कर्ज लेंगे तो उसको तो लौटाना पड़ेगा ना। तो आरबीआई से कर्ज लेकर के सारे स्टेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कर्ज ले और वो हमको हेलीकॉप्टर मनी के रूप में पैसा मुहैया करा दे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आरबीआई से लोन ले करके और स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हेलीकॉप्टर मनी के रूप में, तो वो तो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। लेकिन आरबीआई से जो कर्ज इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डब्ल्यूएमए के रूप में लेगी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के रूप में लेगी, वो पैसा तो उसे लौटाना पड़ेगा। तो द मनी विल बी shown in the physical deficit of the India। फिजिकल डेफिसिट भारत का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, जो कि वास्तव में स्टेट्स अगर ले ले, स्टेट्स क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि स्टेट्स को का रोज ये अगर वो लेंगे तो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो आरबीआई के पैसे को लौटाएं और ये स्टेट के खाते में दिखने लगेगा, उनके राजकोषीय घाटे में दिखने लगेगा। तो इसीलिए स्टेट अवॉइड कर रहे हैं और दूसरा पैसा लौटाना ना पड़े, इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि इसको हेलीकॉप्टर मनी के रूप में आप हमको प्रोवाइड करिए। लेकिन क्या होगा, खैर ऐसा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी सजेस्ट नहीं किया है। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? द मनी विच इज डंप इन द इकोनॉमी टू बूस्ट द इकोनॉमिक डिमांड फॉर द during the crisis during any crisis, it may be natural crisis or any crisis. Second is, what is force majeure? The force majeure is a French phrase. Force majeure clause was introduced for unforeseen circumstances. This includes natural disaster, accidents, epidemics, pandemics.
On April 6, 2020, the Life Insurance Council announced that the force majeure clause will apply to COVID-19 deaths. Apart from the council, Kolkata Port Trust has also invoked force majeure. आपको हम बता दें, देखिए जब कोई इंश्योरेंस आप लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस को जब इंश्योरेंस में कोई भी महामारी, एक नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, एपिडेमिक, मतलब कोई भूकंप या जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होती हैं, पैंडेमिक या महामारी अचानक आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उसका इंश्योरेंस कंपनियां भुगतान नहीं करती थी। तो अभी ये 6 अप्रैल 2020 को सरकार ने कहा कि नहीं, अब जितने लोगों ने भी इंश्योरेंस लिया है उसके अंतर्गत ये नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स को भी कवर किया जाएगा। उसके लिए एक क्लॉज लाया गया कि कोविड-19 चूंकि एक पैंडेमिक है और इसके तहत जो भी कवर होगा, अगर इसकी में किसी की डेथ होती है तो इसको वही बेनिफिट मिलेगा जो डेथ के क्लेम पर मिलता है। इसी को फोर्स मेज्योर कहते हैं। आरबीआई लॉन्चेस ओबिकस ऑन अप्रैल 16, 2020 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ओबिकस. This is the 49th round of survey by the Apex Bank for the period January to March. What is Abacus survey? Abacus is order books, inventories and capacity utilization survey. फुल फॉर्म क्या है Abacus का? Order books, inventories and capacity utilization survey. The survey provides an insight into the demands of the Indian manufacturing sector. The survey is conducted quarterly, 4 times a year. It is a being conducted since 2008. 2008 से इसका कंडक्शन हो रहा है ओबिकस का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंड्स एफडीआई पॉलिसी। एफडीआई पॉलिसी को अमेंड किया गया है। क्या किया गया है, जरा सा हम आपको इसको ऐसे ही बता देते हैं, पढ़ने से बेहतर है कि अभी तक ये प्रोविजन किया था कि कोई भी न्यायबद्ध स्टेट है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अगर कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है तो उससे पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई है इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कोविड-19 के दौरान चाइना ने क्या किया कि सारे कंपनीज की जो वैल्यूएशन थी, जो शेयर प्राइस थी, वो काफी कम होनी शुरू हो गई। तो चाइना ने इस अवसर का लाभ उठा करके एचडीएफसी से कई ऐसे एंटिटीज की बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी और उनका टेक ओवर शुरू कर दिया। तो इसी चीज को रोकने के लिए, यानी अननेसेसरी बेनिफिट उठाने के लिए सरकार ने क्लॉज को, एफडीआई पॉलिसी को चेंज कर दिया। एफडीआई पॉलिसी को चेंज, अब देखिए एफडीआई पॉलिसी किसी पर्टिकुलर एक देश के खिलाफ तो नहीं लाया जा सकता कि हम चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसा किया नहीं जा सकता था। तो अब सरकार ने क्या कहा कि हम पड़ोसी राज्य, उसने जो शब्द यूज किया वो कहा कि हम पड़ोसी राज्यों से आने वाले या जो हमारे बाउंड्री से सटे हुए स्टेट्स हैं उनसे आने वाले किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, अब जो भी आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगा, यानी उसको गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के को केवल डिफेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब इनके लिए गवर्नमेंट, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए डिफेंस सेक्टर को एकदम अनिवार्य कर दिया। केवल यहीं पर करने, केवल यहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए इनको परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारे नेबरिंग कंट्रीज को अब गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट रूट से अब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बल्कि दे हैव टू कम थ्रू द गवर्नमेंट रूट। तो यही सीधे सीधे कुल मिला के मतलब था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जून की। जून में NPCI launched PAI on May 27, 2020. The National Payment Corporation of India launched artificial intelligence based chatbot which was called PAI.
The chatbot aims to increase financial inclusion in India. The artificial intelligence-based chatbot was created by Bengaluru-based startup CoreOver Private Limited. ये स्टार्टअप का नाम क्या था? CoreOver Private Limited ने इसको बनाया था. इसका हाईलाइट क्या है? The Pi can be accessed 24/7. It provides information about NPCI products. The queries can be sent by the users through text or voice. In order to send queries, the users shall use website of RuPay, NPCI and UPI. Currently, Pi is available in English and Hindi languages. It is to be launched soon in other languages as well. Next fact is Government of India amends General Financial Rules. On May 21, 2020, the Government of India amended General Financial Rule to make sure the goods and services that are of value less than rupee 200 crore are procured from domestic firms. Highlights of this amendment General Financial Rules is the GFR 2007 has been amended by the central government. Under the new amendment, global tenders and force will be disallowed in government procurement that are of value of 200 crore. 200 करोड़ रुपए से ऊपर का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसका ग्लोबल टेंडर अब उस 200 करोड़ रुपए तक का ग्लोबल टेंडर अब नहीं होगा, उसके ऊपर एक ग्लोबल टेंडर किया जाएगा. दिस वाज अनाउंस्ड इन आत्मनिर्भर भारत अभियान. The GFR, any general financial rule, are set of rules that deals with matters that involve public finances. They were first issued in 1947, bringing together all the existing orders. The GFRs were modified in 1963 and 2005. Finance Minister launched instant Aadhaar based e-KYC. The next is फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है? आधार बेस्ड e-KYC. The facility will be available for PAN applicants that possess valid Aadhaar number. They should also have a mobile number registered with Aadhaar. The process of allotting PAN is paperless and is also free of cost. इसका घोषणा जब की गई थी वो 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि जिनके पास पैन है और आधार से लिंक है और उसका आधार में जो मोबाइल का नंबर दिया हुआ है तो e-KYC किया जा सकता है. e-KYC इज परमिसिबल. नेक्स्ट इज sorry for interruption. Next is Government of India facilitates filing of NIL GST returns through SMS. NIL GST अगर आपको करना है, अगर मान लीजिए जैसे ये कोविड में किया गया था कि अगर आपकी कोई सेल नहीं हुई है, आपको का कोई GST जनरेट नहीं हुआ है, तो आप क्या करिए, एक NIL लिख करके और SMS कर दीजिए GSTN पोर्टल पर, तो आपका वो दर्ज हो जाएगा. मतलब उसके लिए आपको जाकर के GST रिटर्न फाइल नहीं करना है, बल्कि आप एक NIL शब्द लिखिए और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से GSTN पोर्टल को मैसेज कर दीजिए. इससे 22 लाख जो टैक्स पेयर हैं उनको अननेसेसरी प्रॉब्लम से राहत मिलेगी. NIL GST क्या है? NIL GST है कि अगर आपका कोई सेल नहीं हुआ है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई आपका GST जनरेशन नहीं हुआ है, तो आप NIL GST रिटर्न फाइल करें. जीएसटी के बारे में आपको यही रिमाइंड करा दूं जरा सा. The GST is the single tax imposed on goods and service. The GST bill was first introduced in 2014 as the Constitution 122nd Amendment Bill. The major provision includes Article 246A, states have powers to tax goods and services. Article 279A, GST Council is formed by President to govern GST. It is chaired by the Union Finance Minister. ये इसके कुछ हाइलाइट्स थे. अगला है फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर ऑफ इंडिया. पहला ट्रेड फेयर वर्चुअली ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में. कब? 10 जून को. द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट hosted a 4-day virtual fair for around 200 Indian exporters. The exporters were mainly from the industries of fashion, jewelry and accessories. Highlights of this trade fair are
The 4-day trade fair was conducted online, focused on markets such as Europe and United States. The fair generated business opportunities of rupees 153 crore. Every seller was provided with a virtual stall. What are the future plan of this? The Export Promotion Council for Handicrafts will now adopt the method for other goods and services. Also, it is to scale the virtual export fair to cover products in fashion, lifestyle, textiles, home, furniture. Around 3,000 to 50,000 buyers are expected to participate in such future fairs. Next is NHAI, first construction sector to become digital completely. Any National Highway Authority of India has become the digital, वो complete digital बन चुका है. The NHAI has completely become digital. This includes contractual decision, documentation and approval that are now to be done through online portal. और इस ऑनलाइन पोर्टल को डेटा लेक नाम दिया गया है, यही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है. RBI set up P.K. Mohanty panel to review ownership of private banks. On June 12, 2020, the Reserve Bank of India has constituted an internal working group. The working group is to review guidelines of ownership of private sector banks. The panel constituted by the Apex Bank is to examine regulations to hold financial subsidiaries through non-operative financial holding company. The group is to be headed by the Executive Director of RBI, P.K. Mohanty. Functions: the group is to examine the existing regulation and guidelines on ownership of private sector banks. Also, the panel will suggest appropriate norms to address the issue of concentration of control and ownership of banks. The group will also review the eligibility criteria of the individuals to apply for banking license. National Employment Policy. The Ministry of Labour is to fast track the National Employment Policy. The main idea of framing the National Employment Policy is to lay out a roadmap that will provide incentives for employment generation. Highlights of the policy is the policy will aim to absorbing additional 5 million workforce every year. Also, the policy will focus on formalizing 500 million workforce in the country. It will also ensure social security and job security for them. The policy will frame a roadmap to provide incentives for employment generation. Also, the policy will focus on the challenge thrown by the COVID-19 crisis. बहुत इंपॉर्टेंट अब है कोविड-19 फिफ्थ रिसेशन ऑफ इंडिया, जो कोविड-19 के दौरान आया है, ये 5वां रिसेशन है पूरे भारत में अब तक. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के अब तक ये 5वां रिसेशन है. 1958, 1966, 1973, 1980 और 2020 ये 5वां रिसेशन है. 1958 में 58 में ग्रोथ रेट वाज -1.2%. In 1966 it was -3.6%. In 1973 it was 0.32%, and in 1980 the GDP growth was -5.2%. और आप करंट 2020 की बात देख लीजिए, -23.9% आप देख ही सकते हैं. हम आपको थोड़ा सा यहां बता दें कि 1958 का जो रिसेशन था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की वजह से आया था. 1958 में इंपोर्ट ज्यादा हुआ था, एक्सपोर्ट काफी कम हुआ था. उसका कारण क्या था कि हमारे पास हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मानसून से काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था. सूखा पड़ गया था, देशव्यापी सूखा पड़ा था और प्रोडक्शन काफी कम हो गया. तो सरप्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस जनरेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमको 60 लाख टन का फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ गया. तो ये इंपोर्ट जो हम अभी तक दूसरे प्रोडक्ट का कर सकते थे या जो हम शायद नहीं भी करते, उसको करना हमारे लिए पूरे भारत देश के लोगों को फीड करने के लिए, उनको भोजन मुहैया कराने के लिए 60 लाख टन के अनाज का हमें इंपोर्ट करना पड़ गया. इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया.
तो हमारी इकोनॉमी उस समय रिसेशन में चली गई और हमारा ग्रोथ रेट उस समय -1.2% हो गया। 1966 का जो देशव्यापी सूखा था उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट काफी हुई। 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 27 मई 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। और इसके बाद इसी तरीके से जो वैक्यूम को फिल करने के लिए जब तक शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसी समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 1966 में सूखा पड़ गया। इस तरह से इकोनॉमी बैडली प्रभावित हुई, इतनी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुई कि 66, 67, 67, 68 यानी 66, 67, 67, 68 और 68, 69 में हम प्लान बना ही नहीं पाए। इसीलिए 3 साल 3 years, all these 3 years are the known as the plan holiday. So this was the main reason. Drought, war and financial crisis were the main reason of the 1966 recession. 1973 में एनर्जी क्राइसिस आया था। एनर्जी क्राइसिस क्या था? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने क्या किया था, जो तेल की कीमतें थी, जो कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल था, उसकी कीमतों को 400% अचानक बढ़ा दिया और इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑयल शॉक। फर्स्ट ऑयल शॉक को जब बढ़ा दिया तो अचानक $2.5 पर बैरल से जो कीमत थी वो बढ़ करके हो गई $10 पर बैरल। तो हमारा जो इंपोर्ट था, जो 414 मिलियन US डॉलर का होता था, वो हमारा बढ़ करके हो गया $900 मिलियन का तेल इंपोर्ट हमें करना पड़ रहा था। ड्यू टू मतलब ये चेंज आया $500 मिलियन। आप 1973 की बात कर रहे हैं। $500 मिलियन का क्राइसिस उत्पन्न हो गया, जिसको हम तुरंत फुलफिल करने में, 1 साल में के अंदर फुलफिल करने में असमर्थ थे। और चूंकि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट हमें करना ही पड़ रहा था, कारण ये था कि पेट्रोलियम इज ए प्रोडक्ट व्हिच इज लाइक ए ब्लड सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, तो हम उसको कर नहीं सकते थे। और ये 73 में पूर्वी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सूखा भी पड़ा था और इस समय गरीबी बहुत ज्यादा चरम पर थी। इसी वजह से 1973 का ही जाकर के प्रभाव हुआ कि 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ गई इंदिरा गांधी को। चलिए 1980 में जो ऑयल शॉक हुआ, जिसको हम सेकंड ऑयल शॉक कहते हैं, ये ईरान इराक के युद्ध के कारण हुआ था और इसमें तेल की कीमतें जो थी वो 250%, 250% बढ़ गई थी। यानी $10 पर बैरल जो क्रूड ऑयल हुआ करता था वो $25 पर बैरल क्रूड ऑयल हो गया। और इसकी वजह से, जिसको हम सेकंड ऑयल शॉक कहते हैं, सेकंड ऑयल शॉक इन 1980, इसकी वजह से जो ये क्राइसिस उत्पन्न हुई, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को रिसेशन झेलना पड़ा। और 2019 में आपने खुद ही देखा है कि कोविड के कारण जो क्राइसिस चल रही है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ COVID-19. तो दिस वाज ऑल द करंट अफेयर्स, करंट फैक्ट्स, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार सुन लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। मेन फैक्ट्स हमने आपको बता दिया है। आपको अगर इस आगामी किसी परीक्षा के लिए इसको सिक्योर करना है तो आप इस लिंक बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, आप इसका PDF वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। आगे अभी आपको काफी दिन तक ये काफी अगले आने वाले एग्जाम में भी मददगार होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।